लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक। इसमें से आप लोग सभी पी ब्लॉक जो अपन ने पढ़े थे 11th में, उसमें बोरॉन परिवार और कार्बन परिवार जो था वो तो अपन पढ़ चुके थे। 11th में एक चैप्टर था ने बोरॉन परिवार। और अब यहां पर जो अपन पी ब्लॉक का जो रसायन है उसमें नाइट्रोजन परिवार, इसके बाद में ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार, और लास्ट कौन सा है? शून्य वर्ग। नाइट्रोजन परिवार जो है वर्ग 15, ऑक्सीजन परिवार वर्ग 16, हेलोजन परिवार वर्ग 17 और लास्ट जो शून्य वर्ग है वो वर्ग 18। नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार और शून्य वर्ग, जिसको शून्य वर्ग को कहते हैं हम उत्कृष्ट गैसें भी कहेंगे, अक्रिय गैसें भी कहेंगे, या उस वर्ग का एक और नाम है नोबेल ग्रुप या नोबेल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें। अब इसमें से आप सभी को पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनस, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसको याद करने का तरीका आपको पता है, नाना पाटेकर आज सबके बीच में। एक ही परिवार में अगर आप नाइट्रोजन, ये परमाणु क्रमांक याद कर लें 15, 33, 51 एंड 83। अब अगर आपको इतना पता है तो इन वर्ग सबका आपको याद हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के अनुसार आगे बढ़िए आप। नाइट्रोजन के बाद में क्या आएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में क्या आएगा? नियॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना? 8, 9 और ये 10। नीचे बढ़ेंगे इसी के अनुसार होता जाएगा। अब इसमें इनकी केमिस्ट्री हमें पढ़नी है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलिनियम है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसीटोन, ठीक है। नियॉन के ऊपर एक हीलियम है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये इस तरह से इनका जो ग्रुप है ये पूर्ण होता है। इसमें से देखिए फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट निकेश दिख रहा है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड नियॉन और ऑर्गन, ऊपर वाले जो हैं ये अधातु हैं। क्या है ये? नॉन मेटल है, अधातु। अधातु जो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी तरफ ये खींचते हैं। ये बीच के जो हैं ये उपधातु हैं, और नीचे वाले जो हैं आकार बड़ा हो जाएगा, वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, तो आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये किस में बदल जाएंगे? धनायन में। किस में बदलेंगे? अर्थात ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं
तो ये बिस्मथ है, पोलोनियम है, ये धातु की श्रेणी में आएंगे। और हेलोजन परिवार का जो एस्टीटोन है वो रेडियो एक्टिव है। कैसा गुणधर्म दर्शाता है ये? अपने नाभिक से अल्फा बीटा गामा कण का उत्सर्जन कर सकता है। प्रारंभिक परिचय में और देखिए, ऑक्सीजन को कैल्कोजन ग्रुप या चेल्कोजन ग्रुप कहा जाता है। नारायण लाल क्यों कहा जाता है? बताओ क्यों कहा? चेल्कोजन या कैल्कोजन वर्ग क्यों कहते हैं ऑक्सीजन परिवार को? बोलो। शम्युल, पंकज, ये अयस्क बनाने का गुण रखते हैं, अयस्क के रूप में ये उसके साथ में पाए जाते हैं। जैसे Cu2s यानी कि कॉपर के साथ में सल्फाइड ये जुड़ी हुई है, कॉपर ग्लांस। CuFeS2 कॉपर पाइराइटिस, Cu2O कॉपर ऑक्साइड। इस तरह से ये वर्ग जो है ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में अयस्क बनाने का गुणधर्म रखती है, इसलिए इनको चेल्कोजन बैठो कहा जाता है। और हेलोजन परिवार वर्ग 17 हेलोजन, जयप्रकाश क्यों कहते हैं हेलोजन? हेलोजन क्यों कहते हैं योगेश? विद्युत ऋणी है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता इसकी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी होती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, सब आपको पता है। लेकिन हेलोजन, हेलोजन वेरी गुड, लवण बनाते हैं, लवण बनाने का गुण धर्म रखते हैं। धातुओं से संयोग करके जो क्षारीय धातु मृदा धातुएं NaCl, KCl, NaF, KF, NaBr, KBr, NaI, KI, ये सभी के सभी हेलोजन का मतलब है ये कौन सा वर्ग है? लवण, लवण बनाने वाला वर्ग है। क्या बनाने वाला? और शून्य वर्ग हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडन है। ये किसी से संयोग नहीं करते। नंबर 1, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता, न तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं और न इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होने के कारण ये किसी से क्रिया करने का कोई भी गुणधर्म नहीं रखते हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, अक्रिय हैं। और ये किसी से जब संयोग करते ही नहीं है, किसी के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं होता है, दूसरे परमाणु के साथ में कोई आकर्षण नहीं पाया जाता है, इस कारण ये वर्ग में जो गैसें हैं ये गैसों के रूप में पाया जाता है, ये पूरे के पूरे। और ये दूसरी विशेषता है, ये गैसें किस रूप में पाई जाएगी? एकल परमाणु। दूसरे परमाणु के साथ में कोई भी आकर्षण बल नहीं होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं? निम्न होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होने के कारण इस वर्ग की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो क्या होगी? उच्च होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण है और इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में कोई भी रुचि नहीं है। इस कारण इस वर्ग की जो गैसें हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान क्या होगा बच्चों? उच्च होगा। गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होंगे? निम्न होंगे। और आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? उच्च होगा। दो बातें ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, परिभाषा कौन बताएगा? डेफिनेशन बोल। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आशीष।
जोर से बोलो ना, आ रहा है क्या, डर रहे हो इसमें? बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी होगी। अभिषेक बैठ बैठ। वे स्वतंत्र विलकित गैसीय परमाणु मैं अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा को क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। अब क्या इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होने के कारण क्या इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए थी वो मुक्त न होकर आपको इलेक्ट्रॉन अगर जबरदस्ती जोड़ना है इस वर्ग में, कौन से वर्ग में? जबरदस्ती अगर जोड़ना है तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान ऋणात्मक न होकर कैसा होगा? धनात्मक। ये प्रश्न आपके 3 प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होने के कारण अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी होगी। जो इलेक्ट्रॉन के लिए जोड़ने के लिए ऊर्जा देंगे वो ऊर्जा धनात्मक के रूप में होगी। आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होगा और गलनांक और क्वथनांक के मान निम्न होंगे। ये कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं अपन? ठीक है, आगे मैं उपयोग आपको बता दूंगा। इसमें जो मेन चीज है वो तो मैं पहले ही इसमें जो शॉर्टली था वो आपको बता दिया है। हीलियम गैस हल्की होती है, गुब्बारों में भरने के लिए काम में आती है, नंबर 1। नंबर 2, इसका उपयोग है समुद्री गोताखोरों को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ भी हीलियम गैस दी जाती है। हीलियम गैस क्यों दी जाती है? क्योंकि हल्की है तो उच्च दाब पर यह विलय भी हो जाएगी और जैसे ही गोताखोर समुद्र से या गोताखोर गहराई से वापस उभर आएंगे, दाब हटने के कारण कम दाब पर यह आसानी से रक्त से वापस बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी इसका मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही। जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उच्च दाब पर रक्त में ज्यादा मात्रा में विलय हो जाती है। तो जब ये गैसें जब व्यक्ति बाहर आता है तो उस समय जैसे ही बाहर आता है, दाब हटने के कारण, दाब हटने के कारण क्या होता है? फिर वो गैसें बाहर निकलने का प्रयास करती है, उससे मांसपेशियों में सूजन आती है, उसमें दर्द उत्पन्न होता है। एक ऐसी स्थिति बनती है जिसको बेंड्स कहें। कौन सी स्थिति? बेंड्स। कौन सी गैसों के कारण बनती है वो? और उससे बचने के लिए कौन सी गैस दी जाती है साथ में? हीलियम दी जाती है। समझ गए? हीलियम के कई सारे उपयोग है। MRI जो है उपकरण, जो अपने शरीर का चित्र प्राप्त करने के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है, उसमें भी हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें भी उपयोग में, गुब्बारे बनने में काम में ली जाती है। समुद्री गोताखोरों के देने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों? हीलियम। समझ गए? आगे जो संरचना है वो तो आपको पता है। अब हम मेन रूप से बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन परिवार। कौन से परिवार की? नाइट्रोजन। आपको ध्यान से सुनना है, आपने पढ़ रखा है, आप बार बार उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग आपके कंसंट्रेशन नहीं रहने के कारण उसको आप बराबर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अब आपके ऐसे ही जब जब आप आएंगे तब आपकी ये क्लास लगेगी और सभी चैप्टर जो जो आपको दिए जाए समय पर आपको याद करने। इसमें देखिए नाइट्रोजन वर्ग में नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाते हैं। कक्षा का मान बढ़ने से, कक्षा का मान बढ़ने के कारण परमाणु का आकार भी बढ़ता है। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद में जो आर्सेनस और एंटीमनी आ रहे हैं उसमें परमाणु का आकार बढ़ने के बजाय स्थिर रहता है या घटता है। उसका कारण है, इससे पहले डी कक्षक जो आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए आ रहे हैं और भरे हुए होने के कारण
दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण जो आकार बढ़ना चाहिए था वो आकार इनमें क्या हो जाता है बच्चों, घटता है। किसमें, आर्सेनस और एंटीमनी। लगातार जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में इनकी जो हम प्राप्ति करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में रहता है NaNO3, KNO3। ठीक है, इनमें से ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, NaNO3 और सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। जुगराज दोनों को दो नाम से अपने जानते हैं, नाम बताओ बेटा। ये चिली सॉल्ट पीटर है और ये इंडियन साल्ट पीटर। ओके, बैठ जाओ। चिली सॉल्ट पीटर है, ये चिली में सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है, इसलिए उसको चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। ये इंडिया में सबसे ज्यादा ये नाइट्रेट जो है ये मिलता है। कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इनमें सबसे पहले नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस के रूप में, डाई नाइट्रोजन। किस रूप में, डाई नाइट्रोजन के रूप में ये पाई जाती है। साथ ही इसकी संरचना हमें पता है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बंध है और तीसरा भी पाई बंध है। जब एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड इसमें जुड़े हुए हैं तो ये जो बंध है उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी। इसका मतलब ये स्थायी है, स्थायी होगी और ये गैस कैसी होगी, कम क्रियाशील। इस वर्ग में अगर देखा जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनस, एंटीमनी और बिस्मथ में नाइट्रोजन इस समय असामान्य व्यवहार दर्शाता है। दिलीप, असामान्य व्यवहार का मतलब ये है कि इस वर्ग में नाइट्रोजन का व्यवहार अलग है। नंबर एक, इसका परमाणु का आकार इस वर्ग में सबसे छोटा है। नंबर एक, फास्फोरस, आर्सेनस, एंटीमनी, बिस्मथ में डी कक्षक पाए जाते हैं, इसमें डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा आकार छोटा होने के कारण आयनन एंथैल्पी उच्च होगी, नाभिकीय आवेश भी उसका उच्च होगा। किसका, नाइट्रोजन का। और ये नाइट्रोजन जो है दूसरे के साथ में से सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड बनाता है, उसमें पी पाई और पी पाई यानी कि दूसरे परमाणु के साथ पी कक्षक के साथ मिलकर ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है। जबकि इसके नीचे वाले तत्व जो हैं दूसरों के साथ में पी पाई डी पाई यानी कि जो पाई बंध बनेगा उसमें यहाँ पे नाइट्रोजन के तो दोनों कौन से कक्षक नाइट्रोजन के साथ में दूसरे परमाणु सहयोग कर रहे हैं, उसमें भी कौन सा कक्षक उपयोग में आ रहा है, पी बी। लेकिन दूसरे परमाणु पी के अलावा किसके साथ संयोग करेंगे, डी बंध उसके साथ में ये बना सकता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो असामान्य व्यवहार है, आकार छोटा, आवेश उच्च, उच्च आयनन एंथैल्पी और नाइट्रोजन में डी कक्षक अनुपस्थित, बाकी अन्य में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। नाइट्रोजन एक बनाने की विधियां हैं, उसकी दो समीकरण हैं, आपको बताया गया है।
एक तो बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन और एक है सोडियम एजाइड का तापीय अपघटन। दोनों मेथडों के द्वारा नाइट्रोजन गैस को बनाया जाता है। बेरियम एजाइड या बेरियम नाइट्राइड जो है ये, और सोडियम एजाइड ये दिख रहा है, सूत्र दिख रहा है पीछे महिपाल। तापीय अपघटन, इसको गर्म करना है। Ba प्लस बैलेंस, उसको लिखेंगे 3N2। उसका तापीय अपघटन होकर बेरियम प्लस नाइट्रोजन बनेगा। इसी प्रकार सोडियम एजाइड Na, इसका तापीय अपघटन करेंगे 2Na प्लस 3N2। आपको वो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नंबर 1 प्रभुलाल कहाँ है? नाइट्रोजन गैस बनाने का एक समीकरण दीजिए, या सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन, किसका? कि तापीय अपघटन का समीकरण दीजिए। तो ये एक बार बोर्ड में उसको पूछा है। ये समीकरण आप निश्चित रूप से याद कर लें। ये दोनों में से कोई भी मेथड आपको पूछा जा सकता है। N2 क्या उपयोग है? इंपॉर्टेंट गैस है ये रंगहीन गंधहीन गैस है। वायुमंडल में N2 गैस की जो मात्रा होती है, कैलाश ये कितना ईशान कितनी पाई जाती है? 71। नारायण लाल वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी प्रतिशत पाई जाती है? संजय 78%। प्लस बेटो कैलाश ऑक्सीजन कितनी होती है? 21। गुड। दोनों मिला के कितनी हो गई? 99 प्लस 1% अगर अन्य गैसें मानी जाए, जो अन्य गैसें बची हैं, उस अन्य में भी 1% में 0.92% कौन सी होती है बच्चों? ऑर्गन। ऑर्गन है, इसका मतलब 99.92% हो गया। बची कितनी? 0.8। हेलो, देख लो, मैं भी क्लास ले रहा हूँ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन मिलाकर कितना हो गया? 99.92। शेष कितना बचा? 0.08। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, दूसरी गैसें सभी आ गई। देखिए, दो प्रश्न बनते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, ठीक है। और दूसरा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, तो क्या लिखोगे? ऑर्गन। क्यों, क्या कहा है उसने? सर्वाधिक मात्रा में तो पूछा है, लेकिन क्या पूछा है? अक्रिय गैस। समझ गए? ये ऑर्गन पाई जाती। समझ में आ रहा है पंकज? चौक दे मेरे को। डाई नाइट्रोजन जो है कृत्रिम रूप से धुआं उत्पन्न करने में उसका उपयोग किया जाता है।
कृत्रिम बादल बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक बनाने में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोगी है। अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अमोनिया NH3 का जो संश्लेषण होता है, कौन सी विधि है बच्चों? हेबर विधि। N2 गैसीय स्टेट प्लस 3H2 गैसीय स्टेट, Fe उत्प्रेरक है उसमें सॉलिड अवस्था में, 2NH3 गैसीय स्टेट, साथ ही ये उत्प्रेरक है और ये एमओ उत्प्रेरक वर्धक है। क्या है ये? उत्प्रेरक वर्धक। ये उत्प्रेरक है, इसमें साथ में आपको दिया नहीं गया है, वर्धक के रूप में उसका उपयोग। ये कौन सा समीकरण लिखा है मैंने? सबको याद हो जाना चाहिए। और अभिक्रिया में अधिक मात्रा में NH3 के संश्लेषण के लिए ताप कम होना चाहिए तथा दाब क्या होना चाहिए? उच्च। ये उसकी शर्त है। और उसकी जो ये अभिक्रिया है डेल्टा H बराबर -46.2 किलो कैलोरी प्रति जूल, ये इतनी ऊर्जा का उत्पादन, मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसलिए ताप को हमें पहले से क्या कर रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। अमोनिया 11वीं में भी आपने पढ़ा था। एक तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में बच्चों जल के साथ क्रिया, सिंपल रिएक्शन है NH3 प्लस H2O। देखिए NH3 ये NH4 हो जाएगा हाइड्रोजन से, और OH NH4OH। राकेश क्या हुआ? ये क्या बना? पढ़ा जा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है ये। इसके बाद में कॉपर के साथ क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर, देखिए एक तो मैं सिंपल अभिक्रिया लिख देता हूं पहले तो, Cu2 प्लस और NH3, गहरे नीले रंग का संकुल बनता है कॉपर अमोनिया। लेकिन आपको एग्जाम में से नहीं देगा, एग्जाम में ये लिखेगा कि कॉपर की अभिक्रिया अमोनिया के आधिक्य में कराइए। क्या लिखेगा? कॉपर की अभिक्रिया अमोनिया के आधिक्य में कराइए आप, या ये लिखेगा कॉपर की अभिक्रिया एक अमोनिया के साथ कराने पर गहरे नीले रंग का जो संकुल प्राप्त होता है उसका नाम लिखिए, धातु और इसके साथ में ये अमोनिया जुड़ी हुई है, उसमें एक संकुल बन रहा है और आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो पढ़े, उपसहसंयोजक यौगिक, उसमें नाम लिखा है, इसके अनुसार ये धातु है, ये मेटल है और ये लिगेंड के रूप में कार्य कर रहा है। तो जब आप नामकरण करते हैं उसमें आपने वीडियो देखे होंगे, लिगेंड पहले लिखेंगे, 4 लिगेंड है, टेट्राएमीन कॉपर इसका नाम है। कॉपर और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कोष्टक में ये इस तरह से उसको लिखते हैं। अगर किसी ने नहीं देखे ये वीडियो तो देख लेना आप,
आराम से आपके पास, सबके पास व्हाट्सएप की सुविधा है, आपके पास नेट की सुविधा रहती है, उसको बैठ के देखिए, पूरा पूरा मैं जैसे पढ़ाया है वैसा के वैसा है उसमें पंकज, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा फिर। तो ये गहरे नीले रंग का संकुल जो बनता है उसका नाम क्या होगा बच्चों? टेट्रा एमीन कॉपर कोष्टक सेकंड। किसके साथ अभिक्रिया करने पर? कॉपर आयन के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, अमोनिया की कॉपर के साथ अभिक्रिया, जिसमें आपको पूछा जाएगा कॉपर की अभिक्रिया अमोनिया की आधिक्य में कराइए। ये पढ़ ही रहे हैं। इसके साथ में नाइट्रोजन, अभी अपन एन नाइट्रोजन के जो कंपाउंड बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन से बनने वाले जैसे अमोनिया पड़ा, ठीक है, फास्फोरस से भी बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन के समान ही ये नाइट्रोजन अमोनिया बना रही है, तो फास्फोरस क्या बना रही है? फास्फिन। और एक फास्जिन शब्द भी आया है, मैं बार बार जोर भी दिया है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर बनती है। ये फास्फिन है और ये फास्जिन है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर COCl2 बनती है, दिख रहा है योगेश? और ये फास्फिन है। इसकी संरचना किसके समान होगी? NH3 के समान। अब अपन आगे बढ़े, थोड़े अपन फास्फोरस के जो एलिमेंट है उसके बारे में भी पढ़ लें। फास्फोरस मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। 3 टाइप हैं फास्फोरस के, 3 अपरूप हैं। अपरूप का मतलब होता है एक ही तत्व के रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उसको हम कहते हैं अपरूप। फास्फोरस के 3 अपरूप हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। कोई खास ज्यादा बात नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है, और ये फास्फोरस रात को चमकता है, अंधेरे में भी चमकता है, और अंधेरे में भी चमकने के गुण को कहते हैं रसोसंदीप्त। और जैसे ये धूप में रखा जाता है तुरंत ये आग पकड़ने का गुण रखता है, रसोसंदीप्त दर्शाता है। और ये सबसे ज्यादा क्या है बच्चों? क्रियाशील है। इससे थोड़ा कम क्रियाशील जो है वो लाल है, और सबसे अक्रिय जो है, क्रिया नहीं के बराबर करता है, वो कौन सा है बच्चों? काला फास्फोरस। ठीक है, ये इस प्रकार से P4 इकाई के रूप में रहता है। ये चतुष्फलकीय रूप में होता है। किस रूप में होता है ये? जबकि जो लाल फास्फोरस है ऐसी 2 इकाइयां जुड़ जाती उसमें, या आगे श्रृंखला के रूप में ये बढ़ता जाता है। ये कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। यानी कि इसका ये बहुलक रूप में हो जाता है। और लाल फास्फोरस के अलावा जो तीसरा फास्फोरस है काला, वो तो कैसा है बच्चों? अक्रियाशील है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर क्रियाशील है तो कौन सा फास्फोरस है? श्वेत फास्फोरस। ठीक, अब आपने आगे पढ़ा होगा कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल बच्चों,
देखिए इम्पोर्टेंट है ये फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। मैं कुछ सूत्र आपके लिख देता हूं और उसके नाम भी आपको याद रखने हैं। हाइपो फास्फोरस या हाइपोफास्फोरस, ठीक है, इसको फास्फोनिक फास्फोरस लिख दो उसको, H3PO2, ठीक है। दूसरा जो है फास्फोरस अम्ल, इसको फास्फोनिक कहते हैं, H3PO3, H3 फास्फोरिक, H3PO4, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको बता रहा हूं। हाइपोफास्फोरस, फास्फोरस और आर्थोफॉस्फोरिक। राकेश क्या है, एक ही दिन तो क्लास में बैठा है। H3PO2, H3PO3 और H3PO4, क्या समझिए? डोडियार दिख रहा है? सबसे पहले तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था अपन को निकालनी आनी चाहिए, इनकी संरचना बनानी आनी चाहिए, और जितने इसमें OH समूह बनेंगे वो उसकी क्षारकता कहलाएगी। ध्यान से देखें, एक प्रश्न इस पे बनता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए P को तो X मानना पड़ेगा, एक का मैं ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बता रहा हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता है, H+1 कितनी रखती है? हाइड्रोजन होता है वो +1 रखता है और ऑक्सीजन -2। तो इसके अनुसार सूत्र अगर बना लें तो इसका सूत्र ऐसे बनेगा, 3 +1 + X + 2 -2 = 0। तो देख लो उसको, +1 करके 3 क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 3। X किसके लिए किया मैंने? P के लिए। और 2 - 2 किसके लिए लिखा? ऑक्सीजन। और एक ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर आवेश कितना है? ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2 = 0। अब देखिए, +3 + X -4, X माइनस कितना रहेगा? 1 बराबर 0, और X बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का n। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी उसकी? +1। किसकी? H3PO2। ऐसे न ऐसे सभी की आपकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको ज्ञात करनी है। स्ट्रक्चर बनाते समय P को सेंटर में रख दो, P को सेंटर में रख दो, D बंद कर दो, ऑक्सीजन इस तरह से लाइन खींच दो। अब देखिए, एक ऑक्सीजन बचा है अपने पास, एक ऑक्सीजन तो यहां लिख दिया है, 3 हाइड्रोजन है, उसमें से एक तो कर दो OH, दोनों ऑक्सीजन का उपयोग हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। कितने हाइड्रोजन बचे? 2 बॉन्ड है इसका। दो हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ने हैं। समझ गए? ये क्या बन गई उसकी संरचना।
क्षारकता उस अम्ल पर जितने OH समूह है उसकी संख्या को अपन क्या कहेंगे? क्षारकता कहेंगे। तो उसकी क्षारकता एक आएगी या उसको कहेंगे एक क्षारकी या मोनो। मोनो का मतलब भी क्या है? एक है। अब देखिए H3PO2 के बाद में कितना है? PO3, एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, हाइड्रोजन वही है, तो एक ऑक्सीजन यहां पे बढ़ जाएगा, तो OH कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। PO OH OH H हो जाएगा। ये एक क्षारकी था, ये द्विक्षारकी हो गया। और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन है 4। PO OH OH OH, ये एक क्षारकी हो गया, ये द्विक्षारकी हो गया और ये त्रिक्षारकी। स्ट्रक्चर तीनों के क्रम से आ गए। तो इस तरह से फास्फोरस के जो 3 इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अवस्था आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद में आपके जो है फास्फोरस के हैलाइड थे अपने PCl3 और PCl5, एक ट्राई हैलाइड है और एक पेंटा हैलाइड, लेकिन ये हटा दिया गया है। सुन रहे हो? हटा दिया गया है, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है तो इसको रखिए। संरचना तो अपन ने पहले पढ़ी है। PCl3 एक लोन पेयर रहेगा, PCl5 Cl Cl एंड Cl, ये 3 तलीय बंध है, उसमें त्रिकोणीय हो गया। एक पिरामिड ऐसे ऊपर बनेगा और एक पिरामिड ऐसे नीचे बनेगा। हितेश, कौन सी संरचना होगी? क्या नाम होगा इसका? संकरण sp3d है। महिपाल, ईश्वर, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बैठो। राहुल, इसमें 2 प्रकार के बंध हैं, एक तो तलीय और अक्षीय। कौन से बंधों की लंबाई ज्यादा होती है? अक्षीय। अक्षीय बंध यानी कि ये ज्यादा लंबाई के होते हैं। वाय महेश? अक्षीय बंध की तुलना में तलीय बंध के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा देता है। और कोई बताएगा? बैठ। हंसराज? तलीय बंधों की तुलना में अक्षीय बंधों की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि तलीय बंध अक्षीय बंध के बंधन में तलीय बंध के बंधन में से इतना तो चला जाना चाहते हैं कि इनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण रिपल्सन जो होना चाहिए, इस बंध और इस बंध के जो बंध युग्म है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो है ही नहीं। इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर है क्या? नहीं है। क्या है? सिर्फ और बॉन्ड पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण तो कम होता है, लेकिन उसमें भी जो प्रतिकर्षण हो रहा है, इसके बॉन्ड पेयर और इसके बॉन्ड पेयर जो हैं,
इसके बीच में और इसके बीच में जो प्रतिकर्षण हो रहा है उससे भी बचने के लिए इसके जो बॉन्ड पेयर है वो क्या चले जाते हैं बच्चों, दूर। तो दूर जाते ही बंध की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि सभी बंध समान लंबाई के समान लंबाई के नहीं होते हैं। अक्षीय बंधु की लंबाई तलीय बंधु से ज्यादा होगी ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बाकी सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में होता है, लोन पेयर टू लोन पेयर। और स्ट्रक्चर को कौन बिगाड़ता है, लोन पेयर बिगाड़ते हैं। कौन बिगाड़ते हैं, लोन पेयर। एक समीकरण है, उसमें मैंने आपको कई बार फोकस किया है, भूरी वलय परीक्षण, रिंग टेस्ट। निकेश, कौन से आयन के लिए ये काम में आता है, कौन से आयन के परीक्षण के लिए काम में लेते हैं, धनपाल। अजय बोलो बोलो, चलो फटाफट बोलो। बोलिए। प्रभुलाल है, कौन से मूलक की पहचान के लिए ये परीक्षण काम में आता है। फिर आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, मैंने कितनी बार आपको कहा टेस्ट लिए वो किया, बैठो। फिर क्या मतलब, पता नहीं आपको पंकज कौन से किस मूलक के लिए पहचान के लिए काम में लिया जाता है ये टेस्ट, पर कौन सा ऋणायन है, है? कौन बताएगा, ये सब बता रहे हैं पप्पू, बैठ जाओ। नाइट्रेट आयन के लिए काम में लिया जाता है। नाइट्रेट आयन के परीक्षण के लिए काम में आता है रिंग टेस्ट, भूरी वलय परीक्षण। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रेट युक्त विलयन, यानी कि नाइट्रेट जिसमें उसका थोड़ा सा विलयन बना दो, परक नली में ले लो, और परक नली में लेने के बाद उसमें ताजा बना हुआ क्या डालते हैं, FeSO4, और उसमें दीवार के सहारे धीरे धीरे FeSO4 के अलावा सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें डाली जाती है। तो जहां ये द्रव सब संपर्क स्थल पर आते हैं वहां पे एक ऐसी वलय बन जाती है, उस वलय को कहते हैं भूरी वलय। उसका समीकरण आपको आना चाहिए, नाइट्रेट प्लस H2SO4 अपन डाल रहे हैं तो 4H प्लस लिखना है उसके लिए, और 3Fe+2 ये समीकरण है उसका। कई बच्चों को याद भी है, कितने जनों को याद है, हाथ क्यों नीचे हो रहे हैं अब, याद होना चाहिए, 17 निकल गया अब अपने, याद है। अब देखो कितने हाइड्रोजन है, H प्लस है, 4 है, ये H2O में कन्वर्ट होगा, 2H2O कर दो, इसका मतलब इसका उपयोग हो गया, और यहां से कितने ऑक्सीजन काम में आ गए, 2। तो यहां पर अपने पास क्या बचेगा, NO, और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा 3Fe3 ऑक्सीकरण, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे, अब कितने त्याग दिए, 3 त्याग दिए, +3 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, NO बना, यहां पे लिखो फिर FeH2O कोष्टक 6 प्लस यहां पे हम क्या लिखेंगे, NO,
Fe, एक H2O बाहर निकलेगा तो बचेंगे कितने? 5 प्लस NO। इस तरह से उसका समीकरण FeH2 होल ट्वाइस 5 NO प्लस H2 आपका एक ये बाहर निकल जाएगा। ये समीकरण सबको याद करना है, कर लोगे? क्योंकि भूरी वाले परीक्षण का समीकरण लिखे ये एग्जाम में आ सकता है। हम कौन से परिवार की बात कर रहे हैं फिलहाल? नाइट्रोजन पर। बड़ा है, अमोनिया है, कई सारी चीजें इसमें आती हैं। सल्फर है, सल्फर से अगले परिवार में अपन उसको पढ़ेंगे। इसके बाद में वर्ग जो 16 है, ऑक्सीजन परिवार, वर्ग 16, कैल्कोजन भी कहते हैं उसको, चैल्कोजन भी कहते हैं, या अपन उसको कहें कौन सा? अयस्क बनाने वाला परिवार है ये। आपको ठीक पता ही है, ओल्ड स्टाइल से टी। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलिनियम। ठीक, इसमें से उन्हीं की तरह ये अधातु हो जाएंगे, ये उपधातु हो जाएंगे, और ये नीचे वाला एक रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है, और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? धातु कहेंगे। समझे? इसमें से ऑक्साइड, ऑक्सीजन, देखिए पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानों का अधिकतर भाग है, किससे बना हुआ है अधिकतर? सिलिकेट, SiO4। इसका मतलब इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनना कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो तो है नाइट्रोजन, और पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है कौन सा? ऑक्सीजन। ये जल के रूप में है, चट्टानों के रूप में है, पत्थरों के रूप में है, कार्बोनेट के रूप में है, ऑक्साइड के रूप में है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर ठोस तत्वों के रूप में अगर कोई है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, वो तत्व कौन सा है बच्चों? ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला ऑक्सीजन, ये 46% लगभग पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा पृथ्वी के ऊपर। और दूसरे नंबर पर जो पाया जाता है सिलिकॉन है। सिलिकॉन लगभग वो 28% पाई जाती है। तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम, और चौथे नंबर पर है आयरन। तत्व पृथ्वी के ऊपर जो तत्व पाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और Fe। सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है बच्चों? ऑक्सीजन। ये क्रम से घट रहे हैं। सेकंड नंबर पर कौन सा है? सिलिकॉन। ये लगभग 46% पाया जाता है, ये लगभग 28% पाया जाता है, ये लगभग 8% पाया जाता है, और ये 5% पाया जाता है। आयरन, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। अब इसमें से ऑक्सीजन जो है
इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है ना, ऐसे CO2O जल के रूप में भी पाया जाता है, H2O के रूप में। सल्फर C2S कॉपर के साथ में, कॉपर पाइराइटिस इस रूप में भी पाई जाती है। सल्फर जो है कुछ मात्रा में लहसुन, प्याज इसमें भी पाई जाती है। जैसे अपन प्याज को काटते हैं, आंखों में तीखापन लगता है, आंखों में जलन होती है, होता है कुछ तीखापन, ऐसे लहसुन में भी होता है तो ये जो जलन का जो कारण है आंखों में हमको लगता है, वो किसके कारण लग रहा है बच्चों? सल्फर के कारण। ठीक है, ये इस रूप में ये पाए जाते हैं और अधिकतर ये अयस्क का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको अपन चैल्कोजन कहते हैं। हाँ बस आपके अब दे दिया, ये मान लो आ जाओ। तो इस प्रकार से हम देखें ऑक्सीजन परिवार का, मैं आगे सल्फर के प्ररूप और दूसरी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन शून्य वर्ग आप पढ़ लेंगे पूरा। साथ ही क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन की जो अभिक्रियाएं हैं वो आप पढ़ लें। क्लोरीन की तनु NOH के साथ में और सांद्र NOH के, वो समीकरण जरूर याद कर लें। CCl3NO2 जुगराज किसका सूत्र है? फटाफट